नमस्कार। इतिहास ना सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं होता, ये असल में कहानियां होती हैं, साहस की, अपने हक के लिए लड़ने की और एक ऐसी विरासत छोड़ जाने की जो हमेशा जिंदा रहती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, बिरसा मुंडा और उनके महान उल गुलान की कहानी। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान भगवान बन गया और एक छोटा सा विरोध एक महान हलचल में तब्दील हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस एक शब्द को पकड़ते हैं, उल गुलान। इसका सीधा सा मतलब है एक महान हलचल या द ग्रेट टमल्ट। ये सिर्फ एक विद्रोह का नाम नहीं था, नहीं, ये तो अपने वजूद, अपनी जमीन और अपने सम्मान को बचाने के लिए एक पूरे समुदाय की एक साथ लगाई गई हुंकार थी। तो आखिर इतना बड़ा उलगुलान, इतनी बड़ी हलचल हुई क्यों? देखिए, हर बड़े तूफान की जड़ें ना बहुत गहरी होती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी वजह थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुंडा समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। जरा उस हालात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ मिशनरी झूठे वादे कर रहे थे, दूसरी तरफ अदालतें थीं जो उनके सुनती ही नहीं थी। फिर अंग्रेजों ने एक नया वन कानून बना दिया जिसने उनसे उनका घर मतलब उनका जंगल ही छीन लिया। और इन सब के ऊपर बेगारी की प्रथा, मतलब बिना किसी पगार के जबरदस्ती काम करवाना। बस ये ही वो चिंगारियां थीं जिनसे धीरे धीरे असंतोष की आग भड़क रही थी। और ऐसे ही माहौल में जब चारों तरफ अंधेरा और निराशा थी, एक आवाज उठी, एक नेता का उदय हुआ। लेकिन बिरसा मुंडा शुरुआत में एक योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए। उनका पहला मकसद था अपने समाज को अंदर से ठीक करना, उसे मजबूत बनाना। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने की बात की और लोगों से कहा कि शराब जैसी बुराइयों को छोड़ो और एक साफ सुथरा अनुशासित जीवन जियो। और इस आंदोलन को एक जबरदस्त नारा मिला, कटोंग बाबा कटोंग, जिसका मतलब था यूरोपियों को काटो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने का एक बुलावा था। ये आवाज बहुत जल्द पूरे इलाके में गूंजने लगी और लोगों की एकता की पहचान बन गई। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बिरसा का बढ़ता असर देखकर अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई और 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि वो इस आवाज को दबा देंगे, लेकिन जेल की सलाखें बिरसा को तोड़ नहीं पाईं। जब वो 1897 में बाहर आए तो वो एक सुधारक नहीं, एक क्रांतिकारी बन चुके थे। अब आंदोलन पहले से कई ज्यादा आक्रामक और मजबूत था। तो अब सुधार की बातें पीछे छूट गईं और शुरू हुआ असली उलगुलान, एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह जहां अब बात सुधार की नहीं, बल्कि अपने हक छीन लेने की थी। अब देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाने के लिए एक सेंटर तो चाहिए, है ना? इस उलगुलान का नर्व सेंटर यानी हेडक्वार्टर बनाया गया खूंटी को। सारी रणनीति, सारे फैसले यहीं से लिए जाते थे। और खूंटी के इसी हेडक्वार्टर से मुंडा योद्धाओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। मतलब अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका था। जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन जुबान से नहीं, तीर कमान से। ये अंग्रेजी सत्ता को उन्हीं के पारंपरिक हथियारों से दी गई एक सीधी और खुली चुनौती थी। और ये मत समझिएगा कि ये कोई बिना सोचे समझे भीड़ का गुस्सा था। नहीं, ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ आंदोलन था। बिरसा मुंडा तो लीडर थे ही, लेकिन उनके नीचे भी एक पूरी टीम थी। गया मुंडा को बनाया गया कमांडर इन चीफ, जो लड़ाई का मोर्चा संभालते थे। वहीं दोंगा और सोमा मुंडा जैसे लोग सामाजिक और धार्मिक मोर्चे पर आंदोलन को जमीन पर मजबूत कर रहे थे। लेकिन इस आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो किया, वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर मुंडा लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और सब निहत्थे थे। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर जलियांवाला बाग की तरह ही उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। इतिहास आज भी इस दिन को झारखंड का जलियांवाला बाग कहकर याद करता है। ये इस विद्रोह का सबसे दर्दनाक और काला अध्याय था। इस भयानक नरसंहार के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक काम पर लगा दी, किसी भी तरह बिरसा मुंडा को पकड़ना। और आखिर में जो काम उनकी बंदूकें और ताकत नहीं कर सकी, वो एक धोखे ने कर दिखाया। कितना इनाम था? 500 रुपए। अब सुनने में ये शायद आज ज्यादा न लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी।
ये वो इनाम था जो ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले के लिए रखा था। और ये इनाम वीर सिंह महली नाम के एक शख्स को मिला, जिसने चंद सिक्कों के लालच में अपने ही लोगों के साथ, अपने ही नेता के साथ गद्दारी की। एक अपने के धोखे ने ही इस महान नायक को दुश्मनों तक पहुंचा दिया। तारीख थी 3 फरवरी 1900। जगह थी जमकोपाई का जंगल। बिरसा मुंडा जब रात में सो रहे थे, तब उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। उस वक्त उनके विद्रोह का प्रतीक, उनके तीर कमान, सब खामोश पड़े थे। बिरसा की गिरफ्तारी हो गई, उनकी मौत हो गई, विद्रोह को कुचल दिया गया। तो क्या यहाँ कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में उलगुलान की असली कहानी, उसका असली असर तो इसके बाद शुरू होता है। 9 जून 1900 को रांची की जेल में हैजे की वजह से उनकी मौत हो गई, सिर्फ 25 साल की उम्र में। एक नायक का शरीर तो चला गया, लेकिन एक विचार, एक सोच हमेशा के लिए अमर हो गई। और ये बात 100% सच है। बिरसा मुंडा का शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार और उनका वो उलगुलान आज भी झारखंड के लोगों के दिलों में, उनकी धड़कनों में जिंदा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इस उलगुलान के असल जमीनी नतीजे निकले। 1903 में विद्रोह के केंद्र खूंटी को एक अलग सब डिवीजन बना दिया गया, एक प्रशासनिक पहचान दी गई। और फिर 1908 में आया वो ऐतिहासिक कानून जिसके लिए ये सारी लड़ाई लड़ी गई थी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट। इस एक कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचे जाने पर रोक लगा दी और उनके जमीनी हक को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। मतलब बिरसा मुंडा का बलिदान बेकार नहीं गया। तो चलिए आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक विद्रोह जिसे मैदान में तो कुचल दिया गया, वो इतिहास की किताबों में सफल कैसे हो जाता है? शायद इसलिए क्योंकि असली जीत मैदान में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हक और सम्मान को सुरक्षित करने में होती है।